स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अभी तक आप जो दो वीडियोस देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये उसी का पार्ट 3 है। आज हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट से। तो आगे और पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी तक जो आप सीटेट के जो वीडियोस देखते आए हैं, ये उसी का पार्ट 3 है बेसिकली। तो आज भी हम क्वेश्चन सीरीज ही डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज डिस्कशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे, बिकॉज हमको बहुत सारे टॉपिक्स, CDP कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, हमको बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने पड़ेंगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं उसमें, बहुत सारी समझाने के लिए चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए। अराउंड हर टॉपिक पे हम 75 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगे कि नोटेबल है चीज़ें तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेकेंड। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है? तो इसका उत्तर भी फर्स्ट होगा। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक लड़की है जो विद्यालय यात्रा पर जाना चाहती है, वो अपने पिता से बहस कर रही है यात्रा पर जाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो दादी देख लेती है पिता को और अपनी पोती को बहस करते हुए, है ना। तो दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़कियों की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगे तो तुमसे कौन शादी करेगा? तो बेसिकली ये कथन किस चीज़ को प्रतिबिंबित कर रहा है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को प्रतिबिंबित कर रहा है। फर्स्ट आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये हमको बताना है। किसके बारे में? आकलन के बारे में। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आकलन से विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए। आकलन से विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको। आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ठीक है, तो आकलन कब सार्थक होगा? जब तुलनात्मक मूल्यांकन होगा। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा मैं बता देता हूँ, ए और सी सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है, ए और सी सही, ये सही है और ये भी सही है, बाकी सब गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा स्कैनर ख़राब हो गया, तो इस वजह से मैं प्रॉपरली स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जूम इन करके आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, है ना। इतनी बुरी हालत नहीं है स्कैनर की कि पढ़ा न जा सके। वीडियो को मैं इस क्वालिटी पे मेंटेन करूँगा कि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6th क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। किस प्रकार पढ़ना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को? तो उन्हें पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था। थर्ड आंसर होगा समावेशी शिक्षा
उसके अनुसार उनको पढ़ना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, है ना, मतलब उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति की जा सके। और समावेशी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने से उनके साथ फ़ायदा ये होगा कि वो नए नए विचारों का आकलन करके अपने अधिगम को अंजाम देंगे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करता है? तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देता है। तो पहले हम बच्चों को क्या ज्ञात है उस पर विशेष ध्यान देंगे। बच्चों को पहले से हमें कितना पता है, पहले हम उस चीज़ को समझेंगे कि बच्चों को कितना आता है, उस हिसाब से फिर हम अपनी जानकारी को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब देखो ये मैच द कॉलम आ गया है। इसमें आपको बताना है कि समीप दूराभिमुख दिशा, शीर पदाभिमुख दिशा, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, और लास्ट है हमारा अंतर्व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये लास्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब वर्णन है, एक सिद्धांत दिया हुआ और एक तरफ वर्णन दिया हुआ है ना, तो किस सिद्धांत का किस वर्णन से मिलन हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड वाला। सेकंड इज द राइट आंसर, फिर गलत लग गया टिक। ए का होगा फिफ्थ, सरल और से जटिल की ओर वृद्धि, मतलब समीप दूराभिमुख दिशा। सरल से हम कठिन की तरफ जाएंगे, है ना, मतलब जनरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। फिर शीर पदाभिमुख दिशा में आएगा, बी का हो जाएगा सेकंड। सिर से पैर का क्रम, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच हम देंगे इसमें। ठीक है, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसका थर्ड का होगा फर्स्ट। विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं, सभी बच्चों की बढ़ने की शक्ति अलग अलग होती है, तो सभी बच्चे अलग अलग अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ते हैं, या अपनी क्षमता के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 9वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अब अपन। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? तो 9th का हमारा सही आंसर होगा सेकंड। चलो इसी में उत्तर दिया हुआ है, एक्चुअली इसके ऑप्शंस आधे दूसरे कॉलम पे हैं, तो इसका सही ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑप्शन है सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब गड़बड़ हो गई। ये है 9th क्वेश्चन है, तो आधा उधर है और मैंने पूरा यहाँ पे कर दिया। चलो यहाँ देख लो, 9th क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी शिक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। समवयस्कों से सीखने की प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? थर्ड इसका आंसर है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। मतलब समवयस्क रहेंगे तो एक दूसरे पर अग्री कर पाएंगे ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से हमको एक सही उत्तर बताना है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। विविधता को संबोधित करने के, भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर, और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो नीचे दिए गए उत्तरों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें? तो इसमें स्टेटमेंट सही हैं ए, बी और सी। सिर्फ डी वाला गलत रहा था, बाकी तीनों सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों से रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? मतलब ये कह रही है भाई आप ये टीचिंग एड्स का उपयोग कर रही है, मतलब टच एंड फील वाले फिजिकल टीचिंग एड्स का उपयोग कर रही है ना? तो ये धार को समझाना चाह रही होगी, ऐसा कुछ होगा। चलो 12th का आंसर हो जाएगा सेकंड। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों, मतलब जो देख नहीं सकते उनके लिए फिजिकली टच करके फील करना और इस मेथोडोलॉजी से सीखना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। जो दृष्टिविहीन होते हैं ऐसे बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, शिक्षिका बहुत अच्छा काम कर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या होते हैं? 13th का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर दे। थर्ड आंसर। ठीक है, चलो 14th पढ़ते हैं अब अपन। 14th के एक ऑप्शन यहाँ है और एक ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ है। तो मैं चारों पढ़ के सुनाऊंगा एक एक करके। तो 14th का क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमको, विशेष जातियों समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। बात तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन में लिखा है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। मतलब हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते उनके कामों के लिए, इसलिए वे असफल हो जाते हैं। तो अप्रिसिएशन, विद्यार्थी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो बराबर का हो, कैसा भी हो विद्यार्थी, अप्रिसिएशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको मोटिवेटेड रखने के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है ना। मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ का उपयोग करें। एक बार उन्हें पता चल जाए कि हमारी एबिलिटी ये अच्छी, ये सबको अच्छा लगता है ना, उसके बाद तो वो अपने हिसाब से सब समझ लेंगे। फिर तो वो आपको ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, हमारे मतलब जो चैनल है हमारा, उसका वो एक ऐसा समझ लीजिए एक तरह से क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो बेसिकली
उसका ऐसा है कि उसका मैंने एक बार शुरू में काम देखा, मतलब मैंने जब उसे पढ़ाने जाता था तो मैंने देखा कि वो बड़े ही मतलब अपनी एक अलग क्रिएटिविटी अप्लाई करने में बड़ा ही सक्षम है वो। तो मैंने उस क्रिएटिविटी को थोड़ा सा एक बार टेस्ट करके देखा। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो मैंने वो प्रोजेक्ट में उससे कुछ सजेशंस लिए, तो उसके सजेशन इतने अच्छे हुए कि मतलब मेरा वो प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा और मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही तारीफ़ें भी मिली। और आज वही बच्चा हमारे साथ इस वीडियो को एडिटिंग में हमारी मदद करता है और अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करता है। तो ये फ़ायदा मिलता है एप्रिसिएशन का। तो इसका डी ऑप्शन शायद मैं पढ़ नहीं पाया, डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसमें से दो ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है बी और सी, सेकंड और थर्ड। चलिए अब 15th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। मतलब दोनों एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। तो उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से उनके लिए क्या सत्य होगा? चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। अगर शिक्षक ने समझाया नहीं है तो वो अपना अपना मतलब निकाल के समझ लेंगे अपने हिसाब से। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। संभव नहीं है क्योंकि विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, तभी तो दोबारा पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है उनकी जो विचार हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण भिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे थर्ड। 15th का थर्ड बिल्कुल सही है, आँख बंद करके लगा दो। ऐसा हो सकता है अगर दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और इसके भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं तो संभव है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, अपनी अपनी समझ होती है और अपना अपना परसेप्शन भी होता है। परसेप्शन इसमें वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कौन किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है किस चीज़ को, वो डिपेंड करता है ना। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था तो उसके सर पे एप्पल गिरा। अब पहली बार तो एप्पल ज़मीन पे गिरा नहीं होगा, हवाएं तेज़ चलती रहती होंगी, एप्पल गिरते रहते होंगे। हमारे यहाँ भी बगीचों में हम देखते हैं, खेतों के पास जाते हैं, बगीचों के पास जाते हैं कभी, तो आम गिरते रहते हैं, हवाएं चलती है तो फल गिर जाते हैं, है ना। तो पहली बार तो उस दिन हुआ नहीं था जब न्यूटन बैठा था। एप्पल इंतज़ार तो कर नहीं रहा था न्यूटन का कि न्यूटन आके बैठ के रोएगा तब मैं गिरूंगा और तब उसे समझाऊंगा मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो हर एक का परसेप्शन अलग होता है, हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है और समझाने का तरीका भी अलग होता है। मेरा समझाने का तरीका है टोटल प्रैक्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16। अब ये थोड़े से मिसप्रिंट हो गए। चलो 16 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश लाते हैं। क्या क्या लाते हैं अधिगम अपने स्वभाव में? तो इसका सही उत्तर है सक्रिय और सामाजिक। स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक हैं, तो अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय है और सामाजिक भी है ना। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 16th का सेकंड। ठीक है, 17th देखते हैं हम। हाँ, सक्रिय और सामाजिक होगा, 16 का बिल्कुल सही लगाया है ना। अब 17th वाला पढ़ते हैं भाई। 17th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि।
तो हम अगर विद्यार्थियों को चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम होना चाहते हैं तो शिक्षक को क्या महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। तो शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम की अनुवीक्षण करें, है ना। तो मतलब किस तरीके से अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें। 17 का फर्स्ट आंसर होगा। चलो अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन एबिलिटीज़ को प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों को लगाना चाहिए जिनमें हो क्या हो, जिनमें क्या हो। ऑप्शन दिए हैं, प्रत्यास्मरण, रटना और समझाना। रटना तो हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। थर्ड है ड्रिल और अभ्यास, बहुत सारी प्रैक्टिस कराओ। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, इतना भी नहीं। प्रैक्टिस करने से बच्चा परेशान हो जाता है, थक जाता है जल्दी। चलो फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, यही इसका उत्तर होगा। तो 18 का उत्तर होगा फोर्थ वाला, है ना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ठीक है, अगर हम बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना चाहते हैं तो शिक्षक के किस उद्देश्य की पूर्ति होती है ना। तो 19 का आंसर होगा आपका, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप बच्चों की अवधारणाओं को जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो शिक्षक की कुछ उद्देश्य तो पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरे तो काफ़ी उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाता है पढ़ाना अगर बच्चों की हम मेंटलिटी समझ जाएं तो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। नहीं, शिक्षक के हौसले पस्त नहीं करता। अगर अवधारणाएं पता चल जाएंगी तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों क्या हो गए, गलत हो गए भाई, है ना। फर्स्ट गलत, सेकंड भी गलत। थर्ड पढ़ते हैं, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ भी पढ़े लेते हैं, चलो आप कह रहे हो तो। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षण की योजना और शिक्षण में रुकावट तो बन ही नहीं सकता। एक बार बच्चों की मेंटलिटी पता चल जाए उसके बाद तो देखो फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यार एक 20 सेकेंड का ब्रेक ले लेते हैं, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। पेंडेमिक चल रहा है तो हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, मेरे भी हाथ ख़राब हो गए हैं। सो लेट्स टेक अ 20 सेकेंड्स ब्रेक। तो चलिए हम 20 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां, शिक्षार्थी के शारीरिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो अब देखो ध्यान देना, 20 क्वेश्चन में सारे ही सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, A B C D सारे सही हैं। चलो 21 क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम में पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण। सार्थक अधिगम क्या है ये पूछा है, डेफिनेशन पूछी हुई है, ध्यान देना। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य सार्थक अधिगम है। थर्ड ऑप्शन पढ़ रहे हैं, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो सार्थक अधिगम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। 21 का सही आंसर होगा फोर्थ वाला,
निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो आप अपने अनुभवों से जब सिखाते हो तो वो एक तरह का सार्थक अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। 23 देखते हैं, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना। 23 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। फोर्थ आंसर बिल्कुल गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट सॉरी। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। 24 वाला हमारा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 का सही आंसर होगा फर्स्ट, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण इसका सही आंसर है। पर्यावरण इसका सही आंसर है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास में विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसी है, ये सब इसमें मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। 25 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब 26 पे ध्यान देना, क्योंकि 26 में हमें जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पूछ लिया गया। ये सब अभी हम जब टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस को समझना। बेसिकली ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, जो मुझे लगता है कि रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं 26 क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो पियाजे की कही हुई कौन सी बात बिल्कुल सत्य है ये बताना है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। नहीं, गलत। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बिल्कुल कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में कहा गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये भी जीन पियाजे के ऊपर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जीन पियाजे के ऊपर। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है संरक्षण के प्रत्यय से जीन पियाजे का तात्पर्य क्या है ये बताना है। 27 चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ही वाला सही था। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। बिल्कुल सही। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। चलो 28 देखते हैं। ये भी हमको मैच द कॉलम दे दिया हुआ है। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, है ना। अंत अवस्था, बुद्धि का प्रकार दिया हुआ है और अंत अवस्था दिया हुआ है।
चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गलत पढ़ लिया मैंने। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के बारे में पूछा हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत क्या कहता है कि किस प्रकार की बुद्धि का किस तरह की अंतावस्था से मिलन होना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 28 का सही उत्तर होगा थर्ड वाला। ए का होगा फोर्थ, संगीतात्मक मतलब वायलिन वादक, वायलिन से ही समझ आ रहा है ना। और बी का भाषिक का होगा सेकंड, कवि। भाषिक है तो कवि। ये बी, ए इससे बी का बिल्कुल सीधा सीधा। सी का बता देता हूँ, अंतर्वैयक्तिक का हो जाएगा फर्स्ट, चिकित्सक। और स्थानिक का हो जाएगा डी का हो जाएगा थर्ड, खिलाड़ी। चलो अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है ना। स्टेटमेंट सारे पढ़ लेते हैं। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। तो अब जब पहली बार में हमारा आंसर मिल गया है तो बाकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, बाद में टिक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है वयस्क और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में थर्ड स्टेटमेंट है ये, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। नहीं, सारे स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल सही है। चलो टिक कर लेते हैं, गलत टिक। चलो अब आज का लास्ट कोलबर्ग के ऊपर क्वेश्चन है ना, 30th क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इस आलोचना के हिसाब से? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, तो इसका आंसर है फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये आज के ख़त्म होता है आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या कोई सजेशन हो इस वीडियो के संबंधित, या मेरा कोई सवाल का उत्तर गलत हो गया हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सजेशन के लिए